गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है संसद। कल हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे थे। और पॉलिटी का एक ये ऐसा टॉपिक है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जिन बच्चों को भाग 1 संघ व उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मूल कर्तव्य और संघ की कार्यपालिका यानी भाग 5 में जिन बच्चों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद का टॉपिक क्लियर है तो उस बच्चे को 85% पॉलिटी आती है। और ये 5 ऐसे पोर्शन हैं जहाँ पे अगर आपको जानकारी नहीं है, इन टॉपिक्स को आपने नेगलेक्ट कर दिया तो आप ये समझ लो कि चाहे कितना भी पॉलिटी पढ़ लो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। और पूरी पॉलिटी में सबसे लंबा टॉपिक है संसद। लगभग इस पूरे सप्ताह हम लोग पढ़ेंगे इसको। छोटे छोटे टुकड़े में बताऊंगा। आर्टिकल पे कोई चर्चा नहीं होगी। जिस तरीके से हमने राष्ट्रपति पे, उपराष्ट्रपति पे सारे आर्टिकल को लास्ट में पढ़ा, उसी तरीके से इसके सारे आर्टिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक में संसद के गठन, संसद की संरचना, संसद के कार्य शक्ति, संसद के जो पदाधिकारी हैं जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का प्रधान सभापति और विशेषाधिकार इत्यादि के बारे में दिया गया। किसमें? आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक में। दूसरी चीज़ मैंने आप लोग को कल भी बताया था कि संसद जो है वो क्या है, संघ सरकार का सबसे बड़ा विधायी अंग है। संघ सरकार का मतलब केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधायी अंग का मतलब कि केंद्र सरकार संसद के माध्यम से ही नीतियों को बनाती। संसद का काम क्या है? संसद के जब भी सत्रों की बैठक होती है, कल मैंने बताया था कि 3 बैठक होती हैं। हालांकि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, बताया था ना। लेकिन संसद के 3 सत्र होते हैं। शीतकालीन सत्र है ना, मानसून कालीन सत्र और तीसरा क्या है, ग्रीष्मकालीन सत्र। इन 3 सत्रों में संसद की बैठक होती है। उन बैठकों में देश के लिए समय समय पर संसद क्या करती है, नीतियाँ बनाती हैं। क्या बनाती हैं? नीतियाँ बनाती हैं। तो स्पेशली कल हमने देखा था कि जो आर्टिकल 79 है, कौन सा आर्टिकल बेटा? 79 ये कहता है कि संसद का गठन, क्या कहता है? संसद का गठन। यानी संसद का गठन किस आर्टिकल के तहत है? 79। और इसमें बताया गया है कि संसद का जो गठन होगा वो किसको किसको लेकर होगा? राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। यानी कि संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर किसका निर्माण होता है? संसद का गठन होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा जो नीतियां बनाते हैं, उन नीतियों पे जब राष्ट्रपति अपनी क्या करता है, स्वीकृति दे देता है, सहमति दे देता है, तो बनाई गई वो नीतियां क्या बन जाती हैं? अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून। तो संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। इन तीनों को मिलाकर ही आर्टिकल 79 के तहत जो है किसका गठन होता है? संसद का गठन होता है। स्पेशली इसमें हमने राष्ट्रपति को पढ़ लिया है, पढ़ा भी दिया है। आज हम बात करेंगे संसद के दोनों सदनों की। किसकी बात करेंगे? संसद के दोनों सदनों की। अगर संसद के दोनों सदनों की हम बात करें, एक है आपका कौन? राज्यसभा और एक आपका कौन है? लोकसभा। यही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, राज्यसभा में कौन लोग होते हैं और लोकसभा में कौन लोग होते हैं, तो सबसे पहले आज आप यहाँ समझ लो कि 1954 से पहले, किससे पहले बेटा? 1954 से पहले जो है राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था और लोकसभा को जनता परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
और 1954 से इसे क्या कहा जाने लगा, राज्यसभा, और इसे क्या कहा जाने लगा, लोकसभा कहा जाने लगा। दूसरी चीज़, जो राज्यसभा जो है इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च सदन। और लोकसभा जो है इसे क्या कहा जाता है, निम्न सदन। क्या कहा जाता है, निम्न सदन। राज्यसभा जो है निरंतर चलने वाला सदन है। क्या, निरंतर चलने वाला। निरंतर का मतलब कि इसका कभी विघटन नहीं होता है कि राज्यसभा विघटित हो गई और नई राज्यसभा का गठन होगा, बल्कि इसके सदस्यों का जो है उनका कार्यकाल क्या होता है, समाप्त होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, ठीक है ना। ये निरंतर चलने वाला सदन, इसलिए इसको क्या कहा गया है, उच्च सदन। और लोकसभा को निम्न सदन इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, और 5 वर्ष पश्चात जो है या 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। और जब विघटित कर देगा तो लोकसभा के नए चुनाव के माध्यम से फिर नई लोकसभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो आपका बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए। 1954 से पहले राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था, लोकसभा को जनता परिषद कहा जाता था या जनता का सदन कहा जाता था। 1954 से इसे राज्यसभा और इसे क्या कहा जाने लगा, लोकसभा कहा जाने लगा। दूसरी चीज़, राज्यसभा जो है निरंतर चलने वाला सदन है, उच्च सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। दूसरी तरफ जो लोकसभा है इसे निम्न सदन इसलिए कहा जाता है कि 5 वर्ष जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाए तब, और कार्यकाल से पहले भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है, विघटित कर। दूसरा सवाल ये उठता है कि राज्यसभा में और लोकसभा में किनका प्रतिनिधित्व होता है, कौन लोग जाते हैं। अभी मैं इनके चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ क्या, नहीं ना। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं। राज्यसभा में जो भी सदस्य जाएंगे वो किसका प्रतिनिधित्व करेंगे, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। किसका प्रतिनिधित्व करेंगे, अपने राज्य का। और लोकसभा में कौन होते हैं, संपूर्ण भारत की जनता के प्रतिनिधि होते हैं। क्यों, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है उसके मतदान में आप हम भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए, पूछ ले कि राज्यसभा में कौन बैठता है, राज्यों के प्रतिनिधि, यानी राज्य के प्रतिनिधि राज्यसभा में बैठते हैं, अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा, इसलिए वर्ड ही बन गया राज्यसभा। और लोक यानी आम जनता की बात करो, लोकसभा में किसके प्रतिनिधि बैठते हैं, पूरी भारत की जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं। दूसरा, कल मैंने बताया था कि संसद के जो 3 अभिन्न अंग हैं, अभी मैं किसी भी टॉपिक पे केवल बेसिक्स पे बात कर रहा हूँ। कल मैंने बताया था कि 3 अभिन्न अंग हैं, कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया, क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है क्या, नहीं होता ना। इसके बाद भी राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। संसद का सदस्य ना होते हुए भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। क्यों है ऐसा, मैंने कल बताया था आप लोग कि कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की सहमति के अधिनियम का रूप धारण नहीं कर सकता है क्या, नहीं ना। अगर राष्ट्रपति विधेयक पे अगर सहमति ना दे तो अधिनियम बन पाएगा क्या, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि समय समय पर संसद के सत्र को आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, बताया था। फिर एक सत्र, संसद के एक सत्र का सत्र क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसके सत्र अवसान की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है कि नहीं करता है ना। फिर जब भी नई लोकसभा की बैठक हो तो उसे कौन संबोधित करता है, राष्ट्रपति करता है। या संसद के किसी भी सत्र की जब पहली बैठक हो तो उसे कौन संबोधित करता है, राष्ट्रपति करता है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत करता था, अब नहीं करता है। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। ये सब संसद के प्रति कार्य कर रहा है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति भले ही संसद का सदस्य ना हो, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति से ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है। राष्ट्रपति द्वारा ही संसद के सत्र को आहूत किया जाता है, संसद के सत्र का सत्रावसान किया जाता है, लोकसभा का क्या किया जाता है, विघटन किया जाता है। यानी संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति के बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भले ही संसद का सदस्य ना हो, लेकिन वो संसद का क्या है, अभिन्न अंग है। बात क्लियर हो गई।
अब हम अगर बात करें तो सबसे पहले आज चर्चा करते हैं राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की बात करते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा की कितनी अधिकतम सीटें हो, राज्यसभा की अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, हम पूछ के पढ़ाएंगे। डरो ना, बताओ, खाना खा के आई हो ना, तब तो बताना पड़ेगा। हमने तो पहले ही बता दिया कि जो खा के आता उससे हम पूछते ही नहीं हैं, और जो खा के नहीं आता उससे हम पूछते हैं। आकाश, राज्यसभा की अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? राज्यसभा की अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। कितनी? वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? दोनों शब्द अलग अलग हैं, है ना, बट अब आप पहली चीज़ ध्यान में रखना, पूछ ले कि राज्यसभा की अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं बेटा? 250। लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ठीक है, 250 जब अधिकतम हो सकती है तो उस परिस्थिति में 238 जो है क्या होंगे? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे, और 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करेगा? मनोनीत करेगा, जो कला, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र के क्या होंगे? विशिष्ट लोग होंगे। तो हो जाएंगे 250, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछेगा कि राज्यसभा की अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो राज्यसभा की अधिकतम सीटें हो सकती हैं 250। अभी मैं परिसीमन वगैरह पे भी बताऊंगा, बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी, सारी चीज़ों पे बात करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बेसिक बता रहा हूँ। तो अधिकतम सीटें 250 हो सकती हैं। अगर 250 जब अधिकतम सीट होगी तो उस समय राज्य संशासित क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि होंगे? 238, और 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करेगा? मनोनीत करेगा। बट वर्तमान समय में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 245, यानी कि 233 जो है राज्य और संशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं, और 12 लोगों को राष्ट्रपति ने कला, साहित्य, खेल जगत, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र के लोगों को क्या किया है? मनोनीत किया है। इसका मतलब कितना हो गया? ये 245 हो गया कि नहीं? अब यहाँ पर होमवर्क है, और कमेंट करके भी बताना कि 233 में से कितनी सीटें, क्योंकि इसमें दोनों मैंने एक साथ बोल दिया, राज्य और संशासित क्षेत्र। अरे भाई, भारत के राज्य और संशासित क्षेत्र है कि नहीं? तो आप लोगों के लिए होमवर्क ये है, ये बताना है कि राज्यसभा में संशासित क्षेत्रों का वर्तमान समय में कितना प्रतिनिधित्व है। ये 12 तो क्लियर है, इस 233 में ही संशासित क्षेत्र जो है उसके कितने प्रतिनिधि हैं, और ये प्रश्न आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखें, दूसरी चीज़ हम बात कर लें इसमें, राज्यसभा आ जाओ बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आया करो। इसी तरीके से लोकसभा के सदस्यों की हम बात करें तो लोकसभा में, रोनाल्डो खड़े हो भाई, लोकसभा की अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? सवाल मेरा ये है, कितनी वर्तमान में है ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। बात, हाँ, 555। अबे उठा के फेंक देंगे बाहर। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 552। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 545। ठीक है, ठीक है ना। और इनमें से 550 जो है निर्वाचित होंगे। अंत में जो है अगर लगता है राष्ट्रपति को कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 लोगों को क्या कर सकता था? मनोनीत कर सकता था। लेकिन अभी एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन की व्यवस्था क्या कर दी गई है? समाप्त कर दी। वर्तमान समय में 545 है, जिसमें से 543 जो है क्या राज्य संसद क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को क्या किया है?
मनोनीत चले आ रहे हैं, जो अब नहीं होगा मनोनयन, ठीक है ना। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, 552। वर्तमान में है कितनी, 545। दूसरी चीज़, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचन की बात कर लें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आम जनता करती है, क्या करती है तो बताओ। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ निर्वाचन को भी आप समझ लो। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इनके निर्वाचन में कौन भाग लेता है, जितनी भी राज्यों में विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, भारत के वह नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु क्या कर ली हो, पूर्ण कर ली हो, और मतदाता सूची में जिसका नाम दर्ज हो, वही व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेता है। दोनों को आप क्लियर कर लो, अच्छे से समझ लो। हाँ, मतदाता का मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर तुमने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और तुम्हारा मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि मैं वोट दूंगा। हर बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है। तो दोनों के निर्वाचन का तरीका आप समझ लो। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। वहीं लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भारत का वह प्रत्येक नागरिक भाग लेता है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और जिसका मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। हालांकि इससे पहले मतदान करने की आयु जो थी वो थी 21 वर्ष। कितनी थी पहले? जो भारत का जो नागरिक 21 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो वही मतदाता बनता था, वही जाके वोट देता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु को 21 से घटाकर कितना कर दिया गया, 18। ये अमेंडमेंट बार बार पूछता है कि मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष जो है किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। किसके माध्यम से? 61वें संविधान संशोधन। दूसरी चीज, किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा राज्यसभा में, उस राज्य की जनता के, उस राज्य की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। इसलिए आप देख रहे होंगे निर्विवाद रूप से लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किसका है? उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का। दूसरी चीज़, अगर हम कार्यकाल की बात कर लें, पहले इसके कार्यकाल की बात करते फिर इसके कार्यकाल की, फिर हम योग्यता की बात करेंगे। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है। राज्यसभा का संख्या के आधार पे कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा बेटा? 6 वर्ष। हालांकि हमारे संविधान में जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसमें कहा गया कि राज्यसभा के सदस्यों का क्या कार्यकाल होगा, तो ये संसद के ऊपर संसद को पावर दे दिया गया। तो उसके तहत संसद द्वारा जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया गया। कौन सा? जो जन प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए कानून बना हुआ है। मैं पढ़ाऊंगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो संसद द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया गया और उसके तहत जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? 6 वर्ष। और भारत में पहली बार राज्यसभा का गठन जब हुआ 1952 में। कब हुआ बेटा? 1952 में हुआ। तो 1952 में जब राज्यसभा का गठन हुआ, तो राज्यसभा का जब गठन हुआ तो 6 साल बाद यानी 1958 में सदस्य हटेंगे ना, हैंगे कि नहीं? 6 साल बाद। लेकिन आपको यहाँ समझना होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राज्यसभा निरंतर चलने वाला सदन है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? 6 वर्ष। और एक बात और बताई गई
कि बनाया गया नियम बनाया गया कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या हो जाएंगे, पदमुक्त हो जाएंगे। कितना? पदमुक्त हो जाएंगे। जब पहली बार 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया तो 1/3 सदस्य दूसरे ही वर्ष हटाना है। तो भाई जब उसका कार्यकाल 6 वर्ष का है और दूसरे वर्ष ही जो है 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य को पदमुक्त करना है, तो जिसको आप पदमुक्त करोगे तो ये आरोप लगा सकता है ना कि भैया मेरा कार्यकाल तो 6 वर्ष था, लेकिन इस व्यवस्था के अनुसार जो है 2 वर्ष बाद ही मुझे हटाया जा रहा है, इसका मतलब कि भेदभाव किया जा रहा है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में ये भी प्रावधान किया गया जब पहली बार राज्यसभा का गठन किया कि 1/3 सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति जो है लॉटरी सिस्टम का प्रयोग करेगा। लॉटरी का मतलब किसी डब्बे में पूरे सदस्यों के नाम लिख के डाल दिए जाएंगे और जिनका जिनका नाम निकलता जाएगा तो कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको तो मालूम नहीं पर्ची में किसका नाम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहली राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को क्या किया गया, 2 वर्ष बाद हटाया गया लॉटरी सिस्टम के माध्यम से। और जब व्यवस्था क्या हो गई, सिमिलर हो गई, यानी कि सब कुछ सुचारू रूप से अब चलने लगा, तो स्वतः जो है अब क्या हो गया, राज्यसभा की सारी व्यवस्थाएं सुचारू अपने आप जो व्यक्ति अब आने लगा 2 वर्ष यानी कि 6 वर्ष जैसे जैसे पूरा होता जाएगा वैसे वैसे क्या, तो उसमें से जो 1/3 के अंतर्गत आएंगे वो 2 वर्ष बाद क्या होते जाएंगे, पदमुक्त होते जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब आप ये समझेंगे कि राज्यसभा का पहली बार गठन 1952 में किया गया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है कौन, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पश्चात क्या होते हैं, पदमुक्त होते हैं। पहली राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को पदमुक्त करने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लॉटरी पद्धति को अपनाया गया, ताकि जिन राज्यसभा के सदस्यों को 1/3 सदस्यों को पदमुक्त किया जा रहा हो वो ये आरोप ना लगाएं कि हमारे साथ ऐसा जानबूझकर किया गया। क्लियर होगी बात। उसी तरीके से लोकसभा, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, सबको मालूम है, ठीक है। 5 वर्ष के बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है, राष्ट्रपति करता है, या 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है। अब राज्यसभा व लोकसभा के सदस्यों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, योग्यताएं सारी वही होंगी, अंतर केवल क्या होगा जो आप लोगों को आज ध्यान में रखना, वो अंतर ध्यान में रखना आयु का। मैंने पहले ही बताया था, भारत का कोई भी नागरिक लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, बशर्ते लोकसभा के लिए उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। राज्यसभा के लिए 30, यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम व्यक्ति को कितनी आयु, 25 साल की आयु, और राज्यसभा के चुनाव को लड़ने के लिए कितनी, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया। इसके अतिरिक्त सारी की सारी योग्यताएं वही हैं जो मैंने आपको इससे पहले बताया था। मानसिक रूप से विकृत ना हो, आर्थिक रूप से दिवालिया ना हो, है कि नहीं, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होगा, ये पावर किसके पास है, संसद के पास है। संसद डिफाइन करेगी, परिभाषित करेगी कि फला पद जो है लाभ के पद के अंतर्गत आएगा कि लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 बनाया गया, उसमें भी कई ऐसी निर्योग्यताओं का प्रावधान किया गया कि अगर ऐसा कोई काम करता है तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के क्या है, योग्य नहीं होगा। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कानून है दल बदल कानून। कौन सा कानून बेटा, दल बदल कानून। इसको आप अच्छे से समझ लो। संसद द्वारा एक संशोधन करके अधिनियम बनाया गया, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। कौन सा अधिनियम पूछेगा, दल बदल कानून से संबंधित कौन सा अधिनियम है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 बनाया गया, और इसके माध्यम से हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची, 12 अनुसूची है ना इस समय,
तो आपसे पूछेगा कि संविधान में 10वीं अनुसूची जो है किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985, और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में प्रावधान है। दल बदल यानी कि कोई भी संसद का सदस्य, संसद का मतलब चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से, संसद का सदस्य अगर दल बदल करता है तो इस अधिनियम के तहत कार्यवाही कर उसको क्या किया जा सकता है, संसद की सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और 4 आधार हैं इसके लिए। कितने आधार हैं? 4 आधार से, यानी कि किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर कोई व्यक्ति चुनकर जाता है और वो स्वेच्छा से क्या कर दे, परित्याग कर दे। जैसे मैं बीजेपी से गया और वहाँ सदन में पहुँच के उसके बाद से मैं क्या कर दूँ, त्यागपत्र कर दूँ। दूसरी चीज़, सदन के अंदर हर पार्टी के सदस्य बैठे रहते हैं और हर पार्टी का एक सचेतक होता है। मैं पढ़ाऊँगा। सचेतक का मतलब एक मॉनिटर होता है। जैसे सपा वाले हैं तो सपा के एक मॉनिटर अलग होंगे, बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी का एक मॉनिटर अलग होगा, कांग्रेस वाले का एक मॉनिटर अलग होगा, तृणमूल कांग्रेस का एक मॉनिटर अलग होगा। मॉनिटर शब्द नहीं है, उसके लिए वर्ड है सचेतक। तो जब किसी मुद्दे पर बहस होती है पक्ष और विपक्ष के बीच, तो जो सचेतक होता है वो अपने पार्टी के लोगों को पहले से दिशा निर्देश दे देता है कि अगर इस मुद्दे पे चर्चा होगी तो इस मुद्दे पर सरकार को क्या करना है, समर्थन करना है, या इस मुद्दे पर सरकार का क्या करना है, विरोध करना है। पता चला अखिलेश भैया ने मोदी जी के किसी मुद्दे पर कह रखा था अपने सदस्यों को कि इस पे क्या करना है, विरोध करना, और उनमें से एक सदस्य हमारे रोनाल्डो ने उस मुद्दे पे क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर दल बदल की कानून कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनकर गया, निर्दल यानी किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता, और चुनकर जाने के बाद वो क्या करता है, किसी राजनीतिक पार्टी को क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है। तो ये भी दल बदल का एक आधार है। राज्यसभा में 12 लोगों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो किसी पार्टी विशेष का दिखाने के लिए नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो किसी ना किसी पार्टी का जरूर होता है। लेकिन जब वो 12 लोग को मनोनीत कर रहा है तो वो थोड़ी मनोनीत कर रहा है कि वो कला का है, इसका मतलब वो बीजेपी का है या कांग्रेस का है। वो तो उस क्षेत्र का एक विशिष्ट व्यक्ति है। ठीक है ना। तो अगर किसी को मनोनीत कर रहा है राष्ट्रपति, अगर मनोनीत व्यक्ति जो है बाद आगे चल के किसी राजनीतिक पार्टी की क्या कर ले, सदन के अंदर सदस्यता ग्रहण कर ले, तो ये सब ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर दल बदल अधिनियम के माध्यम से उसे क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। दूसरा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें भी बताया गया है कि किन आधारों पर संसद के सदस्यों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। जैसे एक ही व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। जैसे कौन कौन से सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। सपोज दैट अगर मैं राज्यसभा का सदस्य था और लोकसभा का चुनाव लड़ लिया और मैं लोकसभा से भी जीत गया, तो मुझे 10 दिन के अंदर क्या करनी होगी, अपनी एक सीट छोड़नी होगी, अन्यथा जो राज्यसभा वाली मेरी सीट है वो क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोग देखते हैं कई बार संसद सदस्य जो है 2-2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं। जैसे आप अभी अखिलेश भी लड़े थे शायद, नहीं इससे पहले मुलायम शायद लड़े थे, एक आजमगढ़ से लड़े थे और एक शायद यहाँ से। तो कई बार क्या होता है कि 2-2 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ते हैं, पता चला कि 2 लोकसभा सीटों से दोनों जगह से जीत गए, तो उनमें से भी इनको स्वेच्छा से एक सीट क्या कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। अगर नहीं छोड़ता है तो उसकी दोनों सीट क्या हो जाएंगी, रिक्त हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई विधानसभा का सदस्य है, जैसे कि अभी मान लो कि लोकसभा का चुनाव हो जाए और कोई विधानसभा से सदस्य है और वो लोकसभा का चुनाव क्या कर जाए, जीत जाए, ऐसा भी होता है। ठीक है ना। तो एक ही समय में एक व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा का भी सदस्य नहीं रह सकता। अगर कोई विधानसभा का सदस्य था, उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गया, तो उसे 14 दिन के अंदर अपनी विधानसभा की सीट को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। यानी कहने का मतलब एक ही व्यक्ति
संसद के दोनों सदनों का एक समय में क्या है कि संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अगर हो जाता है तो उसे एक सीट क्या कर देनी चाहिए, रिक्त, या एक ही 2 लोकसभा सीटों से भी चुनकर अगर जाता है तो उसे कम से कम एक सीट को स्वेच्छा से क्या कर देना है, छोड़ देना है। अगर कोई विधानसभा का सदस्य लोकसभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर अपनी विधानसभा की सीटें क्या कर देनी चाहिए, खाली। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में प्रावधान, अन्यथा उसको क्या ठहराया जा सकता है, अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई संसद का सदस्य क्या कर रहा है, बिना सूचना दिए सदन में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ। मान लो कि लोकसभा का कोई सदस्य है या राज्यसभा का कोई सदस्य है, वो 60 दिन तक बिना सूचना दिए लगातार क्या रहता है, अब्सेंट रहता, अनुपस्थित रहता है, तो उसका मतलब उसकी सीट क्या मानी जाएगी, रिक्त मानी जाएगी, चाहे वो राज्यसभा का हो। लेकिन इसमें अगर सदन स्थगित हो, सत्र अवसान हो गया हो लोकसभा का, है ना, या लोकसभा का विघटन हो गया, तो ये सारी चीज़ें नहीं जोड़ी जाती हैं। यहाँ पर जो मैं दल बदल कानून की बात कर रहा था, यहाँ पे बेटा एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर दल बदल का मामला लोकसभा से संबंधित है, किससे संबंधित है, लोकसभा से संबंधित है, तो उसके ऊपर निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर दल बदल का कानून मामला किससे संबंधित है, राज्यसभा के सदस्य से संबंधित है, तो वहाँ पर निर्णय कौन करेगा, राज्यसभा का पदेन सभापति करेगा। ये ध्यान में रखना, दल बदल के मामले में लोकसभा के संदर्भ में अंतिम निर्णयकर्ता कौन होगा, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा के संदर्भ में अंतिम निर्णयकर्ता कौन होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति। तो आज जो हमारा टॉपिक है, केवल हम बेसिक पे ही बात कर रहे हैं। मैंने अभी बताया संसद क्या है, ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधायी अंग है। संसद के गठन, संरचना, शक्ति, कार्य, विशेषाधिकार के बारे में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक में प्रावधान है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा संसद के क्या हैं, अभिन्न अंग हैं। इनमें से मैंने राज्यसभा के बारे में बताया कि राज्यसभा को पहले राज्य परिषद कहा जाता था। राज्यसभा निरंतर चलने वाला सदन है, उच्च सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पश्चात क्या होते हैं, पदमुक्त होते हैं, होते नहीं। पहली राज्यसभा का गठन कब हुआ, 1952। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं। लोकसभा, इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। इसका 5 वर्ष पश्चात क्या होता है, विघटन होता है। हालांकि एक परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है, अगर भारत में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो, तो उस कंडीशन में लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ सकता है, 1 साल और बढ़ सकता है, 5 साल की जगह क्या हो जाएगा, 6। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आपात समाप्त होगा तो 6 माह के अंदर नई लोकसभा का चुनाव कराना क्या है, अनिवार्य है। ठीक। दूसरी चीज़, अधिकतम सीटें लोकसभा की कितनी है, 552। राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी है, 250। वर्तमान समय में राज्यसभा की सीट कितनी है, 245। लोकसभा की कितनी है, 545। योग्यता पे मैंने चर्चा की। मैंने बताया कि भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु। आर्थिक रूप से दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से पागल ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ऐसा व्यक्ति जो है संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। ठीक है। तो इस वीडियो को कल हम लोग बढ़ाएंगे, लंबा हो जाएगा तो आप लोग, ठीक है ना। और कमेंट करके बताना इसमें ज़रूर कि वर्तमान समय में राज्यसभा में संशासित क्षेत्रों का कितना प्रतिनिधित्व है, 233 में से। ठीक है ना, 4 है कि 5 है, ये बताना।